पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एरियान्टे लुक्रेसिया और कार्डिनल की बातें छुपके सुन रही होती है, जहाँ पे लुक्रेसिया कार्डिनल को बोलती है कि हम इस लड़की को और नहीं झेल सकते। तो कार्डिनल कहता है कि हम उससे जल्दी ही पीछा छुड़ा लेंगे उसकी शादी क्रिसेट से करा के। और ये सब सुन के एरियान्टे चौंक जाती है। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एरियान्टे सोचती है कि सिर्फ एक ही कारण है कि कार्डिनल डी मेरे इसाबेला को क्रिसेट के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी वैल्यू बहुत हाई है, इतनी हाई कि वो किसी ऐसे के साथ उसकी शादी करवा के बहुत सारा पैसा और फेम ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हायर ऑफिशियल पे हो, और ये कोई और नहीं सिंहासन का अगला हायर प्रिंस होगा। और इसी बात से एरियान्टे सोचती है कि मुझे भी अपनी वैल्यू उतनी ही हाई करनी पड़ेगी, इसाबेला से भी हाई, जिससे मैं उसकी वैल्यू से आगे बढ़ के अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी कर पाऊँ। और एरियान्टे सोचती है कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मुझे इसाबेला की वर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा। यही सोचकर एरियान्टे एक रूम की तरफ बढ़ती है और वो देखती है कि वहाँ पे उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है और कहती है आज ही तुम्हें हाई मास अटेंड करना है, इसलिए हमें लेसन को जल्दी ख़त्म करना होगा। और एरियान्टे टीचर को गुड आफ्टरनून बोल के बोलती है, लेडी रोमन, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप अपना लेसन कंटिन्यू कीजिए। तब टीचर चौंक के बोलती है कि तुम्हारे असेंट तो बहुत अच्छे हैं, तुमने ये कहाँ से सीखा। तो एरियान्टे हंसकर कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो कि गैलिको लैंग्वेज जानता है, और वो कहती है कि मुझे ग्रामर इतने अच्छे से नहीं पता, लेकिन आपके अंडर पढ़ के मैं ये भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो लेडी रोमानी चौंक के बोलती है कि तुम इसलिए मुझे थैंक्स करना चाहती हो, तुम्हारी सिर्फ गैलिको लैंग्वेज ही फ्लॉलेस नहीं है बल्कि तुम्हारे एटिकेट्स भी बहुत अच्छे हैं मिस एरियान्टे। और वो एरियान्टे से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी एराबेला चिल्ला के बोलती है कि हे, तुम्हारी गैलिको इतनी अच्छी कैसे है, ये सही नहीं है, तुमने कौन सी ट्रिक खेली है यहाँ पे, तुम झूठ बोल रही हो। तब एरियान्टे एराबेला से कहती है कि यंग मिस, आपको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए टीचर के सामने और ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। तब टीचर एरियान्टे से कहती है कि आपने अब तक डेब्यूटेंट बॉल अटेंड नहीं किया है, नहीं। और वो एरियान्टे से कहती है कि आपको हाई सोसाइटी में एंटर करने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तब इसाबेला एरियान्टे से जलते हुए सोचती है कि ये स्पॉटलाइट तो मुझ पे होनी चाहिए थी। वो सोचती है कि कैसे किसी एरियान्टे जैसी को ये स्पॉटलाइट मिल सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज वो दिन है जब सेंट कार्लो में सबका अटेंशन सिर्फ मुझ पे ही रहेगा। और वो सोचती है कि मैं बहुत टाइट कॉर्ड सेट पहनूंगी जिससे मेरी ब्रेस्ट फुल दिखे, और उसके बीच पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और मेरा मेकअप टैरेंटो के पर्ल से बनेगा, और मेरे चीक्स और लिप्स का शेड रोज जैसा होगा। फिर हमें हाई मास के बारे में पता चलता है, जिसमें बताया जाता है कि एंथ्रोसिस किंगडम में ये लोग हैं जो कि रिलीजियस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और नोबेलिटी और रॉयल फैमिली वो सोल हैं जिन्होंने अपने पास लाइफ में बहुत ही अच्छे काम किए होते हैं, इसलिए इस लाइफ में उन्हें नोबेलिटी और मिली होती है। जबकि जो कॉमनर्स होते हैं, मतलब जो कॉमन पीपल्स होते हैं, उनके सोल ने बहुत ज़्यादा पाप किए होते हैं अपनी पास लाइफ में। इसलिए इस लॉजिक से जो भी ऑनरेबल सोल्स होती हैं वो रॉयल या नोबेलिटी में होती हैं, और जो भी बाकी लोवली सोल्स होती हैं जो कॉमन पीपल की होती हैं वो ड्यूटी करती है उनको गार्ड करने की और गवर्न करने की। और जो कि एक ऐसा नेशन है जो कि राइट देता है रिलीजियस के बेस पे नेशन को चलाने का, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लेकिन सिर्फ रिलीजियस ही है जो एब्सोल्यूट पावर रखता है किंगडम के अंदर। उसी रिलीजियस के लिए एक ओकेजन हेल्ड होता है किंगडम के अंदर, जिसे हम हाई मास बोलते हैं, जहाँ पे कार्डिनल सबको गॉड के लिए ये बातें बताता है। तब हम देखते हैं कि कार्डिनल की फैमिली उस हॉल में एंटर करती है जहाँ पे हाई मास का ओकेजन रखा गया होता है, और जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं सब लड़के उन्हें देखते हैं, इसाबेला को देखकर कहते हैं कि वो आ गई है, और सब ये देखते हैं कि आज उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है। तभी कुछ लोग लेडीज़ गॉसिप करती हैं कि उसने गोल्डन क्रॉस पहना है जो कि लूका द ज्वेलर से बनाया गया है स्पेशली उसके लिए। और सब लड़के सोचते हैं कि वो इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, काश हम लोग उससे बात कर पाते, भले ही सिर्फ एक बार के लिए ही।
तब इसाबेला खुश होते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, स्पॉटलाइट सिर्फ मुझ पे ही है। तभी कुछ लोग बात करते हैं कि इसके पीछे वाली वो लड़की कौन है, पहली बार इसको हम देख रहे हैं। और इसाबेला चौंक के एरियांडे की तरफ देखती है और फिर वो मुस्कुराती है क्योंकि सब बोलते हैं कि ये प्लेन फेस और इसने अपने बाल भी बहुत ज़्यादा टाइट करके बांध रखे हैं और एक डल सी ब्लैक ड्रेस और टस्की सिल्वर क्रॉस नेकलेस। हाउ एम्बैरसिंग। तब एरियांडे सोचती है कि बेवकूफ़ इसाबेला, भलाई तुमने कितनी भी कोशिश की हो अच्छे से ड्रेसअप होके और तैयार होने की, लेकिन आज तुम्हें यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन भी याद नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है मेरी पास्ट लाइफ से। वो इंसिडेंट आज भी होगा, वो एक अनहोली इंसिडेंट जो कि इस किंगडम की नींव हिला के रख देगा, और वही मेरी और क्रिसेर की शादी की बात को पक्की करेगा। वो इंसान जो इस इंसिडेंट के विक्टिम द कार्डिनल को सेव करेगा, वो है एंथ्रोसिस किंग लियो थर्ड। और फिर लियो थर्ड कार्डिनल से एक फेवर मांगेगा इन रिटर्न, और वो कहेगा कि आप अपनी पावर को मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दीजिए और मेरे पावरलेस सन क्रिसेर को अपनी बेटी का हाथ दीजिए। तब कार्डिनल मेरा हाथ क्रिसेर के हाथ पे दे देगा क्योंकि मैं उसके लिए यूजलेस हूँ, और अगर आज मैंने अपना यहाँ पे पास नहीं चेंज किया तो फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा क्रिसेर से एंगेज होने की बजाय। तब एरियांडे सोचती है कि प्लीज़ प्लीज़ जो भी पास में हुआ है वो आज फिर से दोहराएं। तभी हम देखते हैं कि क्रिसेर ऊपर से इसाबेला को देख रहा होता है और वो सोचता है कि इसाबेला डी मैरे, ये वही लड़की है जो कि मेरे पोजेशन के साथ सूट करती है। फिर हमें क्रिसेर के बारे में कुछ जानने को मिलता है कि वो सैन कार्लो का सबसे हैंडसम लड़का है, और हमें पता चलता है कि सबसे रेयर जेम, एक फाइनेस्ट हॉर्स और सारी रेडियंट ब्यूटी उसके काबू में है। ये सब काउंटेस रूबीना, जो कि क्वीन की फेवरेट मिस्ट्रेस है, के बेटे के काबू में है, जिससे कि सब जलते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिसेर इसाबेला को देख के सोचता है कि ये सैन कार्लो की सबसे पॉपुलर वुमन है और यही मेरे वाइफ बनने के लायक है, और मुझे कार्डिनल डी मैरे से मैरिज के लिए वापस बात करनी चाहिए, और मैं वापस अपने लक को ट्राई करूँगा जब मैं फादर से मिलूँगा नेक्स्ट मंथ। तब क्रिसेर किंग की तरफ देखता है तो देखता है कि किंग अल्फांसो के साथ बातें कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। ये देखकर क्रिसेर को बहुत गुस्सा आता है, और ये भी सच है कि सिर्फ सीक्रेट रूम में ही बाहर आता है कि क्रिसेर किंग का एलिजिटिमेट मतलब नाजायज़ बच्चा है, और वो ये सब बात सोच ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र एरियांडे पे पड़ती है और वो अपनी माँ से पूछता है कि मदर, ये ब्लैक गर्ल कौन है जो कि कार्डिनल डी मैरे की फैमिली के साथ आई है। तब रूबीना उसे बताती है कि कार्डिनल डी मैरे की दूसरी बेटी है जो कि कोई अनदर मिस्ट्रेस से है, और इसने काफ़ी अच्छी काम किया था क्वीन मार्गरेट के सामने। तब क्रिसेर पूछता है कि क्या हुआ था। तब रूबीना कहती है कि लोगों को उसके आउटवर्ड अपीयरेंस से जज करना बंद करो क्रिसेर, और वो कहती है कि क्वीन मार्गरेट जो कि काफ़ी ज़्यादा पिकी है, वो उसे पसंद करती है, तो उसे कोई ऑर्डिनरी गर्ल मत समझो। तो क्रिसेर सोचता है कि उसने अपनी क्लेवरनेस कैसे दिखाई होगी। तब रूबीना क्रिसेर से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है बेटा कि तुम्हारी मदर इस पोजीशन तक क्या सिर्फ अपने फेस की वजह से पहुंची है। तो क्रिसेर बोलता है क्या ये सच नहीं है। तो रूबीना कहती है कि कैसा पैथेटिक चाइल्ड है। तब क्रिसेर बोलता है कि sermon स्टार्ट होने ही वाला है, और तब क्रिसेर एक फादर के सामने देखकर बोलता है कि ये शायद अपोस्टल ऑफ एस्टार्टो है। फिर हमें उस फादर के बारे में पता चलता है जिसका नाम द अपोस्टल ऑफ एस्टार्टो है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पुअर और नीडी पीपल के बीच में, और ये कंट्रोवर्सी करता है बाइबल की, जो कहता है कि जो भी पीपल ने अपने पिछले जन्म में पाप किए होते हैं वो एक कॉमन पीपल बन के जन्म लेते हैं, और वो बताते हैं कि एक कॉमनर भी हाई स्टेटस पा सकता है और किसी होली स्पिरिट का सन बन के पैदा हो सकता है, और वो वहाँ पे तब सब लोग सोचते हैं कि क्या ये बाइबल को डिनाई कर रहा है, कोई तो इसे चुप करवाओ।
और फिर एस्टाल्ट ऑफ एस्पार्टो कहता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में जन्म लेता है और एक सेंट बन जाता है और अटेंड करता है वही डिविनिटी जो कि एक होली स्पिरिट की होती है। तब कार्डिनल सोचता है कि ये मेरे मार्क्स को ख़राब कर रहा है अपनी स्पीच से, और अगर मैं इसको नहीं रोकूंगा तो मुझे भी सज़ा मिलेगी इस किंगडम के फाउंडेशन की नींव को हिलाने के लिए। पर मैं ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि इसको खुद फादर ने यहाँ पे बुलाया है, और अगर मैं आगे बढ़ के इसे रोकता हूँ तो ये इंसल्ट मानी जाएगी होली फादर को जिन्होंने इसे बुलाया है। मैं इस सिचुएशन को कैसे सही करूँ? और कार्डिनल यही सोच रहा होता है, और हम देखते हैं कि एस्पाल्टो क्लेसार्ड इस चीज़ के ऊपर जोर से बोल रहा होता है। तभी एरियान्डे वहाँ आती है और बोलती है कि तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, और वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम होली बाइबल को डिनाई कर सकते हो, और आप हैं कौन, और आपको कैसे लगता है कि आप इस सच्चाई को बेहतर जानते हैं सेंट म्योल और सेंट सैंड्रो से, जो कि सर्व करते थे गॉन ऑफ यसा को उस टाइम पे। और एरियान्डे और उस फादर के बीच में यही सब बहस चल रही होती है। तभी किंग के पास खड़े उनके एक नेता बोलते हैं कि क्या मैं ये सब नीचे हो रहे सबको बंद करवाऊं और उनमें कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाऊं। तब किंग उससे पूछते हैं कि तुम किसे बाहर धकेलने की बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। तब किंग बोलते हैं कि तुम उस समझदार लड़की को बाहर निकालने कैसे सोच सकते हो? यहाँ पे बाहर निकालने की ज़रूरत उस एस्पाल्टो ऑफ एसार्टो की है, ना कि उस नाइस गर्ल की। वो लड़की कौन से परिवार से है? वो तो एकदम ग्रेट है। तभी अल्फांसो कहता है कि वो एरियान्डे है। तो किंग पूछता है क्या? और अल्फांसो कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, फेवरेट फ्रेंड। तब कार्डिनल ऊपर खड़े सोचता है कि ये लड़की कर क्या रही है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, मुझे ये सब जल्दी रोकना पड़ेगा इससे पहले कि मामला और ख़राब हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो होली फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ है वो पापी प्रीस्ट एलेजेंडो, मैं उसे यहाँ पे पनिशमेंट देने आया हूँ। तब कार्डिनल सोचता है कि हेरेसी जज को ये सब कैसे पता और वो यहाँ पे कैसे आए। और कार्डिनल ये सोच के वहाँ से भागता है कि मुझे सिचुएशन संभालनी होगी इससे पहले कि कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाए। वो प्रिंस एलेजेंड्रो को वहाँ से ले जाने की बात कहते हैं, और कार्डिनल डी मैरे जो कि वहाँ पे भाग के पहुँचते हैं वो उनसे कहते हैं कि कार्डिनल डी मैरे आपको भी सुनवाई के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि इसने जो भी यहाँ पे बोला है आपने रोकने की कोशिश नहीं की। तो कार्डिनल सोचता है कि मैं बेवकूफ़ बना गया, मुझे ऐसा लगा कि होली फादर लुडोविको ने इसे यहाँ भेजा है, पर इन्होंने इसे यहाँ भेजा मेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए और देखने के लिए कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं। और सोचता है कि हर्सी जज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं होली फादर को, उनके सारे वर्ड यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर रखते हैं इस जगह पे। मुझे इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा बिना प्रोवोकिंग करे हर्सी जज को। तो वो उससे कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये मेरे द्वारा यहाँ पे नहीं बुलाया गया है। तब एरियान्डे बीच में बोलती है कि जज आप एक बार मेरी बात सुने। यहाँ पे एक प्रीस्ट आता है जो फिर लोगों को भड़काने की बात करता है और वो फिर हर से जज से पनिश्ड होता है। यही सब हुआ था मेरी पिछली लाइफ में, और वो सोचती है कि अब मैं इसे संभाल सकती हूँ, और वो कहती है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। तब होली फादर उससे बोलते हैं कि तुम कौन हो, कौन सी फैमिली से हो, और तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ पे इंटरफेयर करने की। तो वो बोलती है कि मैं सेकंड डॉटर हूँ कार्डिनल की, और वो बोलती है कि कार्डिनल उस प्रीस्ट को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो तो कंसर्न है हमारे हेल्थ के लिए। बोलती है कि वो तो तैयार थे यहाँ पे एक रेपुटेशन करने के लिए पब्लिक में। तब कार्डिनल सोचता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम इस प्लेस में आगे आने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, एक रेपुटेशन। तब वो बोलता है, फादर बोलते हैं कि बिल्कुल एक यंग लड़की, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। और वो कार्डिनल से बोलते हैं कि तुमने सिर्फ नाइस प्रीस्ट को यहाँ पे बोलने की इजाज़त दी, बल्कि अब अपनी डॉटर को आगे करके मेरे साथ एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो। कार्डिनल डी मैरे और मिस डी मैरे, इट्स नॉट अ जोक। तब एरियान्डे सोचती है कि ऐसा एटीट्यूड नहीं, मैं इस जगह पे नहीं हार सकती, वरना अगर मैं यहाँ पे हार गई तो मैं सब खो दूँगी और मेरा प्लान फेल हो जाएगा और मैं फंस जाऊँगी। कि होली फादर मैंने ये सब किया उन होली रेस्पेक्टेड के लिए। और वो कहती है कि वो प्लीज़ एस्पाल्टो एफेसार्टो से भेजे गए थे यहाँ पे, और वो यहाँ के गेस्ट थे। अगर फादर उन्हें यहाँ पे रोकते
तो फिर ये इंसल्ट होती है उस गेस्ट की सैन कार्लो में, और ये इंसल्ट होती है आपकी फादर लुडोविको। और यही सब एरियाडे उन फादर को समझा रही होती है, तो फादर को भी लगता है हाँ सही है। तो इसी पे मौका मारते हुए कार्डिनल कहता है कि हाँ मैं भी यही कहना चाहता था। और फादर कहता है कि ठीक है, ये यंग लेडी यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करती है तो ये सैन कार्लो का फेस ही बचा रही होती है। और वो सोचते हैं कि अगर ये इंटरप्ट नहीं करती और बातें सुनती रहती मेरे आने तक तो ये अच्छा नहीं होता, ये सच में एक ब्रेव गर्ल है। और वो उसकी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि अपने फादर की तरह ही ये भी थायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानती है, जैसा बाप वैसी बेटी। ये हीरो है सैन कार्लो की। यही गॉसिप चल रही होती है, तभी फादर ये सब गॉसिप सुनते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं कि आज के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और एरियाडे सोचती है कि आज मैंने अपनी वर्थ अपने पिता और यहाँ पे सबके सामने सैन कार्लो में साबित करती है। कार्डिनल और फादर के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। कार्डिनल कहता है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तो फादर कहते हैं नहीं, मैं अभी नहीं ले सकता। और एरियाडे सोचती है कि अब इस लाइफ में मुझे क्रिसेल से शादी नहीं करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि किंग के रूम में किंग बात कर रहा होता है कि वो एरियाडे कोई आम लड़की नहीं है। मुझे ये प्ले देखकर काफ़ी मज़ा आया, भले ही कोई मुझसे कहे कि ये उस पोप और गर्ल के बीच में कोई प्लान था एडवांस में, पर मैं उसे यकीन कर लूँगा। तब उसके एक मंत्री कहता है कि सर रियलिटी ज़्यादा ड्रामेटिक होती है फिक्शन से। तब किंग कहता है कि मुझे उस लड़की को एक रिवॉर्ड देना चाहिए। क्या अच्छा होगा, वो एक यंग लड़की है तो एक कोई ऑर्नामेंट कैसा रहेगा या कोई ड्रेस। तब किंग अपने मंत्री की बात बीच में काट के बोलते हैं कि हार्ट ऑफ डीप ब्लू सी कैसा रहेगा। तब मंत्री चौंक के बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, हार्ट ऑफ डीप ब्लू सी एक रेयर सफ़ायर है जो कि बहुत बड़ा है साइज़ में और डीप कलर का है। ये बहुत ही रेयर जेम है जो कि डॉल्फिन के द्वारा यहाँ पे पहुँचाया गया है, और इसकी डीप ब्यूटी और इसकी रेयर कहानी की वजह से ये किंग लियो III की मिस्ट्रेस काउंट रूबीना का सबसे बड़ा जेम है। क्या काउंट रूबीना अपना सबसे कीमती जेम उस लड़की को देंगी? और मंत्री उससे बोलता है कि हार्ट ऑफ डीप ब्लू सी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। तब किंग सोचता है कि रूबीना उस जेम को बहुत ज़्यादा चाहती है। फिर किंग बोलते हैं कि रूबीना को वो जेम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं उस जेम को कार्डिनल डी मैरे की दूसरी डॉटर को दे देता हूँ तो वो जेम वापस लेकर आ जाएगी जब उसकी शादी होगी। मैं उसकी शादी क्रिसेल से करवाऊँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।